धर्म को लेकर के राजनीति करती है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक हैं। छत्तीसगढ़ को प्रभु श्री राम जी का ननिहाल मानते हैं। तब सनातन धर्म को लेकर चलने वाले शंकराचार्य जी किनारा हो लेते हैं, या पंकज शर्मा को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, या मोतीलाल जी की आने की वजह से साहू वोटर्स का ध्रुवीकरण हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार और ये 5 साल कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार। मोतीलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, दो प्रकार की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विधायक बनने के दूसरी उत्तरायण होते सूर्य की, मकर संक्रांति की भी आपको हम जी शुभकामनाएं। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। और तीसरी बधाइयां होती है 500 वर्षों से टेंट में बैठे श्री राम प्रभु राम को, राम लाला जी को अपना निवास मानने के लिए भी बधाई देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसकी बधाई देना आवश्यक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जा रहे आवास की सुविधा शायद अब प्रभु राम को भी मिल गई। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि भारत देश विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 तक पूरी दुनिया में स्थापित हो। पूरा दुनिया का नेतृत्व भारत करे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ध्वज को लेकर के देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दिशा में लगे हुए हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको समेटते हुए देश की विकास और उन्नति हो, देश की प्रगति हो, जिससे देश की सौहार्द, देश की समग्र विकास और लोगों की जीवन स्तर में सुधार हो। देश के हर नागरिक की अपनी योगदान स्वयं के लिए, क्षेत्र के लिए और देश के लिए हो। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। चलिए, बढ़िया। विपक्ष एक तरफ में आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर के राजनीति करती है। धर्म, संस्कृति और राजनीति का एक साथ सामंजस्य करने वाली भाजपा देश को किस दिशा पर जाने की कोशिश कर रही है? देखिए, हमारा मूल मंत्र है और इस बात को हमको कहने में कहीं संकोच नहीं है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक हैं और इसके लिए हमें गर्व है, क्योंकि विकास के साथ साथ संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। तभी इंसानियत और मानवता, जो आपसी सद्भावना जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने और देश के हमारे महापुरुषों ने निरंतर प्रयास किया है, उस ओर भारत देश को हम लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि शुरुआत में आपने कहा कि प्रभु श्री राम जी लंबे इंतजार के बाद अपनी भव्य मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। हम सब के लिए और खासतौर पे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि हम छत्तीसगढ़ को प्रभु श्री राम जी का ननिहाल मानते हैं और यहाँ पे लगातार राममय वातावरण है। हर जगह पे राम कथा का आयोजन हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, श्री शिव पुराण की आयोजन हो रहा है और अनेक प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान निरंतर यहाँ पे अभी जारी है। तो इस बात का द्योतक है कि लोगों में धार्मिक जागरूकता बढ़ा है, आस्था और विश्वास बढ़ा है और प्रभु श्री राम जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आशीर्वाद और कृपा इस देश की जनता और दुनिया पे पड़े कि एक राम राज्य की स्थापना हो, उनके आदर्श पे पूरी दुनिया की जनता चले, ताकि एक आपसी भाईचारा सद्भावना पूरी दुनिया में जागृत हो। ये एक उद्देश्य को लेकर के सनातन धर्म के साथ भाजपा चलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये रामलला के स्थापना प्रतिस्थापना की बात हो रही है, तब सनातन धर्म को लेकर चलने वाले शंकराचार्य जी किनारा हो लेते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, वे भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म के कार्य कर रहे हैं। सभी को आमंत्रित किया गया है कि इस पुण्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में सभी अपनी भूमिका और भागीदारी, पूरी देश की जनता से, पूरी दुनिया से ये अपील किया गया है कि ऐसा अवसर भाग्य से प्राप्त हुआ है। अब किन्हीं किन्हीं को किन्हीं विचारों के चलते उनको ऐसा मतांतर लगता है तो उनकी एक समस्या है। ये हमारे ओर से सबका स्वागत है। चलिए, वापस छत्तीसगढ़ चला आता हूँ। आपने अपना पहला चुनाव पाटन लड़ने गए भूपेश बघेल के विरुद्ध में, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे। क्या कहूँ इसको, एक अनुभव लेने गए थे या प्रयोग था वो? देखिए, पार्टी का हर कार्यकर्ता का एक सोच होता है कि जो
पार्टी निर्णय लेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्णय लेते हैं, उसको सिरोधार्य करते हैं। जी। क्योंकि निश्चित तौर पे जब बड़े लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे और पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब वरिष्ठ लोग काम करते हैं, तो उनकी सोच भी व्यापक होता है और उनकी सोच को हम सब सिरोधार्य करते हुए उसका पालन करते हैं। मुझे पार्टी ने इस योग्य समझा कि मैं पाटन जाकर के चुनाव लड़ूँ। मैंने जाकर के उनके निर्देशों का पालन किया और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। ये जो ग्रामीण जो क्षेत्र थी विधानसभा की, एक कहा जाता था कि एक कांग्रेस का एक गढ़ किला अभेद्य है। सत्यनारायण शर्मा का एक मिलनसार सभी लोगों के बीच में रहता था। पुराने एक अनुभवी राजनेता थे। उसी विरासत को लेकर के पंकज शर्मा आगे बढ़े। दो बातें, एंटी इनकम्बेंसी थी क्या वो, या पंकज शर्मा को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, या मोतीलाल जी के आने की वजह से साहू वोटर्स का ध्रुवीकरण हो गया था, या मोदी मैजिक? इन सारे चारों चीज में आप किसको प्रमुख मानते हो? देखिए, सत्यनारायण शर्मा जी लंबे अरसों तक राजनीति में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे और स्वाभाविक है कि इस लंबे दौरान जनता से जुड़ाव होना स्वाभाविक है। परंतु अभी 1 दशक से जो रायपुर ग्रामीण विधानसभा में विधायक के रूप में उन्होंने जो कार्यभार संभाला और इस दौरान इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा एक भी उपलब्धि नहीं है जिसको वो कह सके कि मैंने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कार्य किया। पूरी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और हम जा कर के देखेंगे कि जनता बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरस रहा है। वर्तमान में मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में उनका सुपुत्र सामने था। लेकिन इन 10 सालों में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विधायक सत्यनारायण शर्मा जी थे, लेकिन उनके सारे दायित्वों का निर्वहन उनके सुपुत्र के द्वारा ही, सुपुत्रों के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित था। और इस दौरान जितना भ्रष्टाचार हुआ उस क्षेत्र में, जनता त्रस्त हो गया था। जनता जो आपसी फूट डालना और अपराधियों को खुली संरक्षण देना, इससे लोगों को लगा कि अब इनके चलते हमारा क्षेत्र विकास नहीं कर पाएगा और लोग पीड़ित और शोषित होंगे। इसलिए जनता ने मन बनाया कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सुशासन को भी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में देख चुके। तो जनता को लगा कि ये 5 साल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बहुत पीछे ले जाकर के खड़ा कर दिया। उनको लगा कि अब तुलना करने का मौका मिला उनको कि वो 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार और ये 5 साल कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार, जनता ने सुशासन को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना और यहाँ पे हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उनका निर्णय शिरोधार्य है और उनके आशाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी आगे चल करके काम करेगा और छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई और नई पहचान देने में हम सब भरसक प्रयास करेंगे। और मोदी जी का जो सपना है 2047 तक विकसित भारत का, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित होगा। भारतीय जनता पार्टी की हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ऐसा पूरा जनता को भी भरोसा है और हम सब भी उस कार्य में लगे हुए हैं। साहू जी, जो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो सबसे लंबा विधानसभा क्षेत्र आता है रायपुर के सारे विधानसभा में, अगर संभाली तरह देखा जाए तो दूसरी प्रमुख बात होती है उत्तर से दक्षिण पूरा फैला हुआ है, तीनों विधानसभा को पेरी पेरी पे टच करता है। यानी आपका जो विधानसभा है वो दूसरों को भी प्रभावित करता है और सभी समुदाय के लोग रहते हैं। एक मिनी भारत वहाँ पे बसता है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, गरीब तबका भी ज्यादा है, यानी चुनौतियां निश्चित रूप से आपके पास में ज्यादा है। अब मैं दो प्रमुख आधारभूत जिसको लेकर के चलते हैं, वो आता है पहला आवास, जिस पे भारतीय जनता पार्टी काफी चल रही है। आपका विधानसभा क्षेत्र में आवास की सबसे बड़ी समस्या है एक, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या वो होती है वो है अवैध कब्जों की, अवैध कॉलोनियां वहां पे बनती है। ये बात सच है कि रायपुर ग्रामीण का विधानसभा क्षेत्र विविधताओं से भरा है, जहाँ एक तरफ ग्राम पंचायत है, एक नगर पंचायत है, एक नगर निगम है, बिरगांव नगर निगम, और महानगर निगम का 15 वार्ड है। और उसके बाद जितनी जो हमारी बस्तियां थी जो शहर के अंदर थी,
इसको रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ही शिफ्ट हुआ है, जिसको हम बीएसयूपी कॉलोनी बोलते हैं। और जितनी कॉलोनियां नई डेवलप हो रही है, शहर में जगह नहीं होने के कारण इस आउटर क्षेत्र में जो मेरे ग्रामीण विधानसभा लगभग सभी कॉलोनियां रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में है और औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो इस प्रकार नेचर जो है क्षेत्र का अलग अलग है और उसको समेटना और उसको विकास की ओर आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। उस कार्य में लगे हुए हैं। जैसे ही परिणाम आया, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा लगता है कि आज ही हमारा कार्य जो लंबे समय से लंबित था, जिससे कारण परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है, उनकी अपेक्षाएं हैं कि आज की आज तुरंत समाधान हो जाए और जो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। शासन प्रशासन की अपनी प्रक्रियाएं होती है, तो उस दिशा में अधिकारियों से निरंतरता हमारा बना हुआ है। जैसे अबूबकर का स्लम एरिया है जी। जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से लगा हुआ है, वहाँ पे पूरी श्रमिक बस्ती रहती जी। है। ड्रेनेज की समस्या भी उनके यहाँ है। ड्रेनेज की समस्या तो पूरी शहर में है, पूरी शहर में है। और कल मैं स्वच्छता अभियान के तहत न्यू राजेंद्र नगर गया था। वहाँ पे जनता कॉलोनी बना हुआ है, आरडीए, बहुत पुरानी शुरुआत की कॉलोनी। बिल्कुल। वहाँ की आवास की स्थिति हम देखेंगे कि ड्रेनेज का कोई अता पता नहीं है। चारों तरफ से इंक्रोचमेंट के कारण सारे रास्ते बंद हो गए हैं और जो उस समय सामूहिक तौर पे जो सेप्टिक टैंक आवासों के लिए बनाया गया था, वो पूरा खत्म हो चुका है। डायरेक्ट ड्रेन नाली में जो मल जो है हो रहा है। मैंने देखा इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे ख्याल से इस शहर का नहीं हो सकता। हम कितनों ढिंढोरा पीट लें स्वच्छता की, अगर इन बुनियादी ज़रूरतों और जो हम सब के लिए एक बड़ी समस्या कहा जाए, इनकी अगर हम निराकरण नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक होगा। जोन कमिश्नर था, उपस्थित था, बुलवाया गया था उनको और पूरे कार्यकर्ता लोग थे, सबने निरीक्षण किया। यथासंभव निर्देश दिया गया कि जो अनावश्यक जो घेरा हुआ है उन सब को हटाया जाए और हटा करके नई सेप्टिक टैंक की निर्माण किया जाए और सारी पाइपलाइन से जोड़ करके जितनी पाइपलाइन टूटी हुई है सबकी मरम्मत करें और नाली को नए सिरे से दुरुस्त करके उसको मेन ड्रेनेज तक के ले जा करके उसको व्यवस्थित किया जाए। ये हमने पूरा कम से कम लगभग 2.5 से 3 घंटा समय हमने उस क्षेत्र के लिए दिया। तो इस प्रकार से अब हमने सोचा है कि कहीं न कहीं रोज़ जाएँगे और रोज़ जा कर के एक क्षेत्र विशेष पे बैठ करके जनता से रूबरू हो करके क्षेत्र में भ्रमण करके जो जन समस्या है उसको त्वरित निदान करने की कोशिश वहाँ पे किया जाएगा। जनता की समस्या जनता और के पास। आपने जो आवास की जो विषय आपने रखा था, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही इस चीज़ को कैबिनेट में लाया कि यहाँ 18 लाख मकान गरीबों के लिए दिया जाएगा। सबको पता है इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। वादा किया गया था, इनकी जन घोषणा पत्र में था, उसके बावजूद भी किसी गरीब के सर पे एक छत नहीं डालने का काम इन्होंने किया है। तो 18 लाख मकान की तैयारियां हमारा शुरू हो चुका है और अभी जो शिविर हमारा लगा, विकसित भारत का संकल्प यात्रा शिविर जो लगा, उसमें भी विशेष तौर पे ध्यान दिया गया कि जितने आवास के आवेदन आते हैं उस पे विचार किया जाए और तत्काल प्रभाव से जितना जल्दी हो सके उनको आवास की सुविधा दिया जाए। अब एक और अब जब आवास हो जाता है तो स्वच्छता की बात आती है, स्वच्छता अगर ना हो तो स्वास्थ्य की बात आती है और स्वास्थ्य भी आपके जो क्षेत्र है उसमें बड़ी समस्या है। उस एरिया में अस्पताल देखा जाए तो कोई ऐसे सरकारी बड़ा अस्पताल नहीं आ पाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा वहाँ पे जरूरत है, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं औद्योगिकता से भरा पड़ा हुआ है और श्रमिक के लिए लगातार कुछ कुछ एक्सीडेंट हमेशा होते आए हैं और जिसकी खबरें आपके पास भी पहले पहुंचती रही हैं। तो श्रम बस्तियों के लिए, श्रमिकों के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंच पाए, उसके लिए वो आपसे कुछ बिरगांव में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत सीएसआईसी बना है। हॉस्पिटल बना हुआ, परंतु उसकी संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। हाँ हमने कलेक्टर साहब से उस दिन निवेदन किया जी कि एक विजिट आपका हो जाए, हम संयुक्त रूप से चलेंगे जी और वहाँ किन कारणों से वह हॉस्पिटल ठीक से संचालित नहीं हो पा रही है, उसको देख करके उसका निराकरण करेंगे ताकि गरीबों को और ख़ास तौर पे जो
कारखानों में जो कार्यरत जो मजदूर हैं, जो किन्हीं कारणों से जख्मी होते हैं, जी। उसको अच्छा इलाज हो सके। ये बात सच है कि जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। हालाँकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना लाई कि गरीब परिवार को 10 लाख तक की उनको उस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। लंबे सदियों से पिछड़ा हुआ राज्य और देश जो है धीरे-धीरे प्रगति की ओर जा रहा है। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। थोड़ा मैं समझता हूँ कि योजनाओं के साथ-साथ वैचारिक सोच में भी जन जागरूकता की भी आवश्यकता है। जैसे-जैसे जन जागरूकता बढ़ेगी और हमें एक आत्मविश्वास पैदा होगा, स्वाभाविक तौर पे हमारा व्यवस्था बहुत अच्छा से संचालित होगा। ये शुरुआती दौर पे है और जब व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगा, तो फिर भ्रष्टाचार भी कम होगा। क्योंकि उनको लगेगा कि अब हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो लोग फिर धीरे-धीरे सोचेंगे कि अब हमें आगे की चिंता नहीं है। तो आप हैं हमारे रायपुर ग्रामीण के नवनिर्वाचित विधायक मोतीलाल साहू जी। अंतिम बातें चलते-चलते दक्षिण महाकौशल कौशल जो है, यह ननिहाल है प्रभु श्री राम का, अयोध्या। तो राम के दर्शन करने की इच्छा तो ननिहाल वालों की भी होगी। तो विधायक जी, हमारे ग्रामीण के जो विधानसभा के लोग हैं, उन्हें रामलला के दर्शन हो, इसके लिए क्या कर रहे हो? 25 तारीख से छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है कि 25 जनवरी से यात्रा का शुभारंभ होगा और धीरे-धीरे सभी विधानसभा क्षेत्रों के जनता को, कार्यकर्ता को, सब जो भक्त लोग हैं, श्रद्धालु हैं, ये सब बारी-बारी से उनको लेकर के अयोध्या जाया जाएगा और सभी सुविधाओं का उनका ख्याल रखा जाएगा। हर प्रकार से सावधानी बरती जा रही है कि वहाँ भीड़ भी रहेगा, तो किसी प्रकार की उनको तकलीफ ना हो, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसका सबको एक आइडेंटिटी भी दिया जाएगा, वो उससे पता चल सकेगा कि ये यहाँ इस क्षेत्र से है, इस छत्तीसगढ़ की या अन्य राज्य की। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था दिया जा रहा है कि उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और 3 दिन की एक यात्रा का सफ़र रहेगा। जाएँगे, एक रात्रि है, उसके बाद दूसरे दिन वापस आएँगे। इस प्रकार से ये क्रम जो है निरंतर चलते रहेगा 2 माह तक। तो दिक्कत नहीं है, रामलला के दर्शन सब करेंगे। आप अच्छा राम के दर्शन करने को तैयार रहिए। मोतीलाल साहू जी, आपकी यात्रा को सुखमय बनाने का, सुखद बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। चर्चाएं बहुत सारी हुई, हर विषय पे चर्चा की, समस्याओं की बात की। कुछ बातों को विधायक जी ने एग्री भी किया कि हाँ, समस्याएं हैं, पर मोदी है तो मुमकिन है। यही भरोसे के साथ विकास की ओर अग्रसर होंगे साहू जी। मैं फिर मिलूंगा साहू जी। जी, बहुत बहुत आपका नमस्कार, आप सबका नमस्कार, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।